मौत की खबर सामने आई है। कांस्टेबल की ड्यूटी के दौरान करंट लगा जिसमें उसकी मौत हो गई है। बदमाश की तलाश में रिड़िया गांव गया हुआ था कांस्टेबल की मौत से पुलिस महकमे में शोक की लहर है। ओसियां सीएचसी मोटरी में शव रखवा दिया गया है। कमिश्नरेट के राजीव गांधी थाने में कार्यरत थे पोकर राम, जहां पर एक बदमाश को पकड़ने के लिए गांव में गए थे। उस दरमियान करंट की चपेट में आ गए जिसमें उनकी मौत हो गई है। तो जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, करंट लगने से कांस्टेबल पोकर राम की मौत हो गई है। बताते चले कि कमिश्नरेट के राजीव गांधी थाने में कार्यरत थे कांस्टेबल को ड्यूटी के दौरान करंट लगा है। बदमाश की तलाश में रिड़िया गांव ये कांस्टेबल पोकर राम गए थे और कांस्टेबल की मौत से पूरे पुलिस महकमे में शोक की लहर है। यही वो तस्वीर है कांस्टेबल पोकर राम की ड्यूटी के दौरान, जहां करंट इनको लगा और करंट की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई है। कमिश्नरेट के राजीव गांधी थाने में कार्यरत थे पोकर राम, रिड़िया गांव में बदमाश को पकड़ने के लिए गए थे और करंट की चपेट में आ गए जिसमें उनकी मौत हो गई है। परिजनों को लगभग सूचित कर दिया गया है और पूरे पुलिस ऑफिस में इनकी मौत से शोक की लहर है। तो वहीं घर वाले परेशान हो गए हैं। बदमाश की तलाश में रिड़िया गांव में गए हुए थे, ड्यूटी करते करते एक तरह से अलविदा कह गए। हालांकि ये घटना दुखदाई बहुत है क्योंकि ड्यूटी पर थे और करंट की चपेट में आने से उस दरमियान पोकर राम की मौत हो गई उसमें। और जिस तरह साफ तौर पर हम बता रहे हैं कि कमिश्नरेट के राजीव गांधी थाने में ये कार्यरत थे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता चंद्रशेखर इस खबर पर जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, बहुत दुखदाई ये घटना है, क्या पूरी जानकारी, कब से कार्यरत थे और क्या परिवार वालों को सूचना दे दी गई? देखिए, बात करें तो जो राजीव गांधी थाना क्षेत्र में एक मुकदमा दर्ज था आर्म्स एक्ट के मामले में, उसके जो वांछित आरोपी थी उसकी तलाश में जो है कांस्टेबल पोकर राम गया हुआ था और रास्ते में जो उसका पैतृक निवास रेणिया पड़ता है जहां पर वो रास्ते में रुका था। इस दौरान उसे करंट लगा और वो बेहोश हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने जांच करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। त्योहार के मौके पर जो ये दुखद घटना सामने आई है, जो इसके बाद पुलिस विभाग में और महकमे में जो है शोक की लहर दौड़ गई और बताया जा रहा है कि पुलिस कमिश्नर की तरफ से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसमें जितने भी वांछित आरोपी हैं उनकी धरपकड़ की जा रही है। इसके तहत जो आरोपी मंगलाराम था उसके फलोदी और ओसिया के बीच में किसी खेत में छुपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद उसकी तलाश में ये पोकराम कांस्टेबल निकला था और ड्यूटी के दौरान जो है करंट लगने के बाद इसकी मौत की खबर कहीं ना कहीं पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एक दुखद खबर सामने आई है। जी, बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए अगली खबर जयपुर से बड़ी खबर है। ईओ भर्ती परीक्षा पेपर लीक केस से जुड़ी बड़ी अपडेट यह है कि आज 16 आरोपियों को कोर्ट में एसओजी पेश करेगी। सभी आरोपियों को कोर्ट ने 29 अक्टूबर तक 4 दिन की रिमांड पर भेजा था। 4 दिन की रिमांड की अवधि खत्म हो चुकी है। गिरफ्तार आरोपियों में ब्लूटूथ नकल गैंग के सरगना तुलसाराम और पौरव कालेर भी शामिल है। 16 आरोपियों की 4 दिन की रिमांड अवधि खत्म होने के बाद आज दोपहर तक एसओजी के द्वारा इन सभी 16 आरोपियों को ईओ भर्ती पेपर लीक केस में कोर्ट में पेश किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय जयपुर से। और इधर उपचुनाव के लिए 7 विधानसभा क्षेत्रों में अभ्यर्थियों के नामांकन पत्रों की सोमवार को स्क्रूटनी हुई। 25 अक्टूबर तक 94 अभ्यर्थियों ने कुल 118 नामांकन पत्र प्रस्तुत किए थे। स्क्रूटनी में कुल 11 नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए और इसके साथ ही प्रत्याशियों की संख्या अब घटकर 84 ही रह गई है। दौसा विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 4 नामांकन पत्र रद्द किए गए हैं। वहीं खीमसर और देवली उनियारा में 2-2 नामांकन पत्र रद्द किए गए हैं, जबकि झुंझुनू और चौरासी और सलुम्बर में 1-1 नामांकन पत्र रद्द किए गए हैं। और रामगढ़ सीट की अगर बात करें तो यहां पर विधानसभा क्षेत्र में कोई भी नामांकन पत्र रद्द नहीं हुआ है। नामांकन पत्र वापसी की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर है और 13 नवंबर को इन 7 सीटों पर उपचुनाव होंगे।
और चलिए, डूंगरपुर जिले में 84 विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिला निर्वाचन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। 84 विधानसभा क्षेत्र में 319 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता होम वोटिंग करेंगे और इसके लिए 4 से 8 नवंबर तक मतदान टीमें घर घर जाएंगी और घर पर ही मतदान करवाएंगी। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने बताया कि 84 विधानसभा उपचुनाव को लेकर 13 नवंबर को मतदान होगा, लेकिन इससे पहले 85 साल और उससे ज्यादा की उम्र के बुजुर्ग मतदाताओं के साथ ही दिव्यांग मतदाताओं को होम वोटिंग की सुविधा दी गई है और ये मतदाता घर बैठे ही अपना वोट डाल सकेंगे। इसके लिए बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं से आवेदन मांगे गए थे। निर्वाचन विभाग को 319 बुजुर्ग कर दिव्यांग मतदाताओं ने आवेदन किया है, जिसमें से 247 बुजुर्ग मतदाता हैं जबकि 72 दिव्यांग मतदाता हैं। आप है ना दादा? तो 4 से 8 नवंबर तक होम वोटिंग की सुविधा पहले भी की गई थी। विधानसभा में आपने देखा, फिर लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें भी ये सुविधा दी गई थी ताकि दिव्यांग जन हो या जो बुजुर्ग हैं जो मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए ये होम वोटिंग की सुविधा बेहद ही ज्यादा इन लोगों के लिए आरामदायक होती है। 4 से 8 नवंबर तक होम वोटिंग होगी और 13 नवंबर को इन्हीं सीटों पर मतदान केंद्रों पर मतदाता जाएंगे और मतदान करेंगे। सीधे अब खबर करौली से बता रहे हैं। यहां आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने करौली हिंडौन मार्ग स्थित गुरला गांव में जाम लगाकर हत्यारोपियों को गिरफ्तार करने के लेकर यह प्रदर्शन किया गया है। जाम की सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। लोगों के साथ समझाइश कर जाम खुलवा दिया गया है। वहीं आक्रोशित लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दोषी ठहराया भी है और पुलिस को अल्टीमेटम भी दिया गया है। ग्रामीणों ने साफ किया है कि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर वो आंदोलन करेंगे। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने मृतक के एक परिवारजनों को सरकारी नौकरी, बच्चों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और आरोपी के घर को नष्ट करने की मांग की गई है। और अब बात बालोतरा से खबर की, जहां भीषण सड़क हादसे में 3 की मौत हो गई है जबकि 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। बड़ी खबर आपको बालोतरा से बता रहे हैं। पुलिस के मुताबिक जोधपुर पर 2 बसों के बीच भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 12 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पचपदरा पुलिस ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया गया है और जो इंजर्ड बसें हैं, यानी कि जो बसों की हालत है, आप देख सकते हैं ये भीषण टक्कर हुआ है जिसमें 3 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई और 12 लोग घायल हैं। और खबर किशनगढ़ से है, जहां किशनगढ़ में त्योहारी सीजन को देखते हुए फूड सेफ्टी टीम और पुलिस ने मंगलवार को सीताराम मावा व्यापारी की दुकान पर दबिश देकर बड़ी मात्रा में नकली मावा जब्त किया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने यहां से 120 किलो नकली मिलावटी मावे को जब्त कर नष्ट करवाया है। वहीं फूड सेफ्टी विभाग की कार्रवाई से कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। पूरे प्रदेश भर में आयुक्त इकबाल खान साहब के नेतृत्व में सुधार मिलावट पर वार अभियान चलाया जा रहा है ताकि आम जनता को त्योहारी सीजन पर पूरे जिले और पूरे प्रदेश में शुद्ध मिठाई मिले, शुद्ध मावा मिले। इसी के तहत हमको एक सूचना मिली कि किशनगढ़ में जो ये सीताराम मावा भंडार है रूपनगढ़ रोड पे, यहाँ पे कोई आगरा से मावा आया है। हम जब मौके पर पहुँचे, हमने सारी 17 गांठें थी, उन सभी 14 गांठें थी, उन सभी 14 गांठों का स्पॉट टेस्ट किया है। सवाई माधोपुर की खबर की तरफ रुख करते हुए बताते चले कि गंगापुर सिटी विधायक रामकेश मीणा ने बीजेपी और आरएसएस पर जोरदार हमला किया। इस दौरान उन्होंने गौ तस्करी को लेकर बीजेपी सरकार पर अपराधियों से मिली भगत का आरोप लगाया और सरकार के सह पर बड़े तस्करों को बचाने का आरोप भी लगाया है। साथ ही कहा है कि गौ तस्करी को लेकर बीजेपी आरएसएस केवल ढिंढोरा पीटने का काम कर रही है। साथियों, नांदोती थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ 62/2021। नाजिम खान पुत्र चिड्डा, ये गो तस्कर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और कांग्रेस सरकार के समय इसके विरुद्ध
मुकदमा दर्ज करके इसको गिरफ्तार किया था। ये राजस्थान हाई कोर्ट में गया, राजस्थान हाई कोर्ट ने इसकी जमानत खारिज की। और अब बात चूरू की कर लेते हैं। चूरू में पालिका चुनाव से पहले ही बीजेपी कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। यहां बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा जिलाध्यक्ष अजीत मेघवाल ने चूरू नगर परिषद सभापति पायल सैनी के खिलाफ जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल करने पर केस दर्ज कराया है, जिसके बाद से पुलिस ने SC/ST एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मामले की जांच DSP सुनील कुमार झाझड़िया को सौंपी गई है। दरअसल 26 अक्टूबर चौधरी कुंभाराम की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम के दौरान नगर परिषद सभापति पायल सैनी पर बार बार जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगा है। ये भी बता दें कि कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और जिले के तमाम कांग्रेस के नेता मौजूद थे। वहीं मामले में पायल सैनी ने बीजेपी पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया है। आदरणीय चौधरी कुंभाराम जी की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में कांग्रेस की नेता और चूरू सभापति श्रीमती पायल सैनी ने अपने भाषण के दौरान लगभग 5 से 6 बार हरिजन शब्द का उच्चारण किया। हरिजन शब्द है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित श्रेणी में, और जो जाति सूचक शब्दों की जो सूची है अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग के लिए, उनमें प्रतिबंधित किया गया। माननीय सर्वोच्च चौधरी कुंभाराम जी आर्य की मूर्ति का अनावरण हमारे द्वारा करवाया गया था, और इस सफल आयोजन से जो भाजपा है वो बौखला चुकी है, और उसी बौखलाहट में व साथ ही के अंदर अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को लड़वाने और उनके आपस में जो सदियों से जो भाईचारा चलता आया है, उस भाईचारे को खत्म करने के उद्देश्य से उनके द्वारा ये ओछी हरकतें की जा रही है। और चलिए इस बीच झुंझुनू से बड़ी खबर आपको बताते चले कि नवलगढ़ सड़क हादसे के बाद लोगों में आक्रोश है। जी हां, युवक की मौत के बाद से ग्रामीणों ने विरोध जताया है और आक्रोशित ग्रामीण गोटरा के श्री सीमेंट प्लांट पर पहुंच गए हैं। झाझड़ सड़क पर भी जाम लगाकर प्रदर्शन किया जा रहा है। DSP राजवीर सिंह समझाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तेज रफ्तार कार ने 2 बाइक को टक्कर मारी थी और हादसे में एक की मौत हो गई थी और एक गंभीर रूप से घायल हो गया था, और इसको लेकर ग्रामीण काफी ज्यादा आक्रोशित है। और आप देखिए कि जाम लगाया गया है। DSP राजवीर सिंह वहां पर मौजूद है, समझाने का प्रयास किया जा रहा है। झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तेज रफ्तार कार ने 2 बाइक को टक्कर मारी थी, एक की ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी, एक की गंभीर रूप से एक व्यक्ति घायल है। जाम सड़क पर लगाया गया है। पुलिस जाब्ता वहां पर मौजूद है। ज्यादा जानकारी के साथ कृष्ण संवाददाता जुड़े हुए हैं। कृष्ण, हादसे में युवक की मौत का मामला, लेकिन विरोध तो बढ़ता जा रहा है। कृष्ण जी, मैं आपको बता दूं कि देर रात को नवलगढ़ झाझड़ सड़क मार्ग पर एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी ने 2 बाइक को टक्कर मारी थी। इस हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई थी, जबकि दूसरा बाइक सवार युवक था वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में इलाज के बाद सीकर के लिए रेफर कर दिया गया। आज आक्रोशित ग्रामीणों ने झाझड़ कस्बा है वहां पर सुबह जाम लगा दिया था। इसके बाद जो गोटड़ा पुलिस और नवलगढ़ पुलिस और के साथ DSP राजवीर सिंह है वो मौके पर पहुंचे और समझाइश का प्रयास किया। इसके बाद ग्रामीण है वहां से मूव होकर जो गोटड़ा सीमेंट प्लांट है, श्री सीमेंट का प्लांट, उसके मुख्य दरवाजे पर पहुंचे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि मृतक के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए, साथ ही जो स्कॉर्पियो चालक है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। DSP लगातार समझाइश का प्रयास कर रहे हैं, मगर जो श्री सीमेंट का जो मुख्य दरवाजा है प्लांट का, वहां पर स्थिति तनावपूर्ण है और ग्रामीण है वो लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। पुलिस समझाइश का प्रयास कर रही है, साथ ही जो जाम लगाया था उसको भी खुलवाने का प्रयास पुलिस द्वारा किया जा रहा है। जी लेकिन कोशिश तो की जा रही है कृष्ण, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि लगातार ये विरोध बढ़ता जा रहा है? आखिर ये मानने को तैयार क्यों नहीं है? पुलिस समझा क्यों नहीं पा रही है इनको? जी, मैं आपको बता दूं कि सुबह 8 बजे ग्रामीणों ने है वो जो झाझड़ गांव है वहां पर जाम लगाया था। इसके बाद वहां से मूव होके ये ग्रामीण जो श्री सीमेंट का प्लांट है वहां पर पहुंचे हैं और ये जो कंपनी के प्रतिनिधि हैं उनसे वार्ता करना चाहते हैं और ये कह रहे हैं कि जो वार्ता है वो सभी ग्रामीणों के बीच में हो, चंद लोगों के साथ वार्ता नहीं की जाए और जो मृतक का परिवार है उसको मुआवजा दिया जाए, साथ ही जो स्कॉर्पियो चालक है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए और इसी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया कृष्ण तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर।
और सीधे अब बात चूरू से खबर की, जहां पर नाबालिग को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। यहां पर पीड़िता अपनी मां की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने बीएनएस और पॉस्को और एससी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। महिला थानाधिकारी करतार सिंह ने बताया कि नाबालिग की मां ने रिपोर्ट दी है कि उसकी नाबालिग बेटी को कैलाश नामक युवक 26 अक्टूबर को अपहरण करके ले गया था। तलाश करने पर उसकी बेटी चूरू के ग्रामीण क्षेत्र में मिली थी। उसकी बेटी ने यह भी बताया कि कैलाश नाम के युवक ने उसकी फोटो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ रेप किया और उसके साथ साथ न सिर्फ कैलाश बल्कि उसके 4 साथियों के ऊपर और गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिन्होंने कैलाश की मदद की है। और महिला थाना पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। नाबालिग बच्ची जो अपने शहर क्षेत्र की है, अपनी माता के साथ आके उसने रेप संबंधी और पोक्सो संबंधी धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसका अनुसंधान किया जा रहा है। और ये भी खबर चूरू से ही है। चूरू के अग्रसेन नगर का विधि सत्संग संस्थान किसी परिचय का मोहताज नहीं। इस बार विधि सत्संग से चूरू के 5 अभ्यर्थियों का आरजेएस में चयन हुआ है, जिनका साफा और माल्यार्पण कर अभिनंदन किया गया। इस दौरान सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया और इस मौके पर मजिस्ट्रेट और न्यायिक अधिकारी के अलावा बीकानेर एसीजेएम चंद्रशेखर पारीक और श्रीगंगानगर सीजीएम नारायण प्रसाद मौजूद रहे। बताते चले कि यहां गरीब और जरूरतमंद स्टूडेंट को निःशुल्क कोचिंग दी जाती है और विधि सत्संग से अब तक 200 से ज्यादा न्यायिक मजिस्ट्रेट और विधि अधिकारी चयनित हो चुके हैं। शेखर भाई साहब ने बताया, ये संस्था आम संस्था की तरह नहीं, एक परिवार की तरह है। यहाँ सब मिलजुल कर एक दूसरे को तैयारी करवाते हैं। जिसके भी बात कोई समझ में आती है वो दूसरे को पूरे सहयोग के साथ समझाता है। गुरुदेव का आशीर्वाद इस संस्था पर बना हुआ है। उन्हीं के बताए हुए दिशा निर्देशों के अनुसार ये संस्था चल रही है और आगे भी इसी प्रकार ये निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि करती रहेगी। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने विधि सत्संग परिवार को और माता पिता को देना चाहूँगी। और मुझे पूछा जाए कि आप सबसे ज़्यादा किसको योगदान देंगे, तो मैं इसमें सबसे पहले चंद्रशेखर भाई साहब का नाम लेना चाहूँगी, कि जिन्होंने 2019 के बाद में आज तक हमेशा हर एक कदम पे साथ दिया है। कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि भाई साहब बिजी है तो वो ये बोले कि मैं आज आपके सवालों का जवाब नहीं दूंगा। हमेशा हमारे लिए समय निकाला है। केंद्रीय सांस्कृतिक व पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत दिल्ली से जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे और इस दौरान उन्होंने देशवासियों को धनतेरस की शुभकामनाएं दी हैं और कहा कि आने वाले दिनों में जोधपुर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। 3-4 महीने में जोधपुर एयरपोर्ट पर नया टर्मिनल विकसित हो जाएगा, जिससे जोधपुर के टूरिज्म सेक्टर को, जोधपुर के इंडस्ट्री सेक्टर को, दोनों को ही बहुत बड़ा लाभ होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सबको, आपके सभी दर्शकों को और सभी मारवाड़ वासियों को धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज भगवान धन्वंतरी का दिवस है, जो आयुष के और स्वास्थ्य के देवता हैं। मैं आप सभी के लिए उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए, क्योंकि आज लक्ष्मी के पूजन का दिन भी है, आप सबके घर में स्थायी रूप से लक्ष्मी का वास हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आने वाले समय में ये जो एयरपोर्ट का विकास जिस गति से हो रहा है, 3-4 महीने में हमारा नया टर्मिनल विकसित हो जाएगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि दिवाली पर हर क्षेत्र की अपनी अपनी परंपराएं होती हैं। इसी तरह भीलवाड़ा में धनतेरस को लेकर एक अनोखी मान्यता है। यहाँ धनतेरस के दिन मिट्टी पूजन कर उसे घर लाने की परंपरा है। भीलवाड़ा में महिलाएं सूर्योदय होने से पहले घर से खाली बर्तन लेकर निकलती हैं और एक स्थान पर पहुंचकर मिट्टी की पूजा अर्चना कर मिट्टी को धन के रूप में अपने साथ घर लेकर आती हैं। बाद में लक्ष्मी माता की पूजा के स्थान पर इस मिट्टी का लेप किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस मिट्टी में लक्ष्मी का वास होता है। जितनी मिट्टी घर लाई जाएगी, घर में उतनी ही धन की वर्षा होगी और भीलवाड़ा में यह कई वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा चली आ रही है। बहुत सालों से निभा रहे हैं, आगे से देखते आए हैं, हमारे मम्मी करते आए हैं, हम कर रहे हैं, अब हमारी बहुएं कर रही है।
ये इसको शुभ माना जाता है, ये लक्ष्मी मानी जाती है, इसलिए हम इसको घर ले जाते हैं। घर से खाली बर्तन लेके निकलते हैं, फिर हम मिट्टी की पूजा करते हैं, दिया अगरबत्ती करते हैं, कुमकुम चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, फिर जाके हम इसको पूजा करके फिर धन लेके आते हैं। धनतेरस पर हम सभी महिलाएं मिट्टी की पूजा करती है। हम घर से अपना सामान लेकर जाती है और पूजा करके मिट्टी को, पीली मिट्टी को घर तक लेकर आती है और रास्ते में इस प्रकार स्वास्तिक बनाती है। और ऐसा माना जाता है कि पीली मिट्टी में लक्ष्मी का वास होता है और धन लेकर घर आते हैं तो जितनी मिट्टी हम घर पर लाते हैं और ऐसा मानते हैं कि माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में होता है। भीलवाड़ा में दीपावली पर लक्ष्मी पूजन बिना मुरके की मिठाई के अधूरा है। इस मिठाई का दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन में बड़ा महत्व है। ऐसे में दीपावली पर इस मिठाई की खूब डिमांड रहती है और इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। दिवाली पर मरके की मिठास, लक्ष्मी माता को लगाते हैं भोग। शहर में मरके की बढ़ी डिमांड। दीपावली का त्योहार है और आज हम आपको दीपावली की खास मिठाई या फिर यूं कहें अनोखी मिठाई से मिलाने जाएंगे। आप मेरे पीछे भीड़ देख रहे हैं। यहाँ पर मुरके या फिर यूं कहें मरके, दोनों नामों से प्रसिद्ध मिठाई बनाई जाती है जो साल में एक बार पाटनी परिवार द्वारा बनाई जाती है। भीलवाड़ा में दीपावली पर्व को लेकर वैसे तो कई तरह की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी की मांग रहती है तो वो है मुरके, जिसे लोग मरके के नाम से जानते हैं। मात्र 20 दिन के लिए बनने वाली इस मिठाई के लिए शहरवासी साल भर इंतजार करते हैं। ये मिठाई शारदीय नवरात्रि के अंतिम दिनों से बनना शुरू होती है, जो कार्तिक पूर्णिमा तक बनाई जाती है। इस दौरान इस मिठाई के चाहने वाले रोजाना इसका आनंद उठाने के लिए ललायित रहते हैं। मरके मिठाई वैसे तो इमरती जलेबी इमरती की जैसी ही दिखाई देती है, लेकिन उड़द की दाल से बनी होने से खास महत्व रखती है। इसकी मिठास केवल गरम गरम खाने में ही आती है। शुद्ध देशी घी और उड़द से बनने के कारण यह मुरके स्वास्थ्य वर्धक भी माने जाते हैं। मैं पिछले 15 सालों से ये मिठाई खा रही हूँ और ये भीलवाड़ा में पाटनी मिष्ठान भंडार जो फेमस है, ये केवल दिवाली में 15 से 20 दिन के लिए इनकी जो शॉप लगती है और हम हर साल यहाँ मिठाई खाने जरूर आते हैं। और ये एक स्पेशल मिठाई है, ये मतलब बना के नहीं रखते, ये गरम गरम ही इस मिठाई को खाया जाता है। मेरे को बहुत पसंद है क्योंकि इसमें कोई मिलावट नहीं होती है और मैं जब भी मेरे मम्मी पापा के साथ बाहर आती हूँ जब मैं ये मिठाई जरूर खाती हूँ। पाटनी परिवार पिछले 50 सालों से भी ज्यादा समय से मरके की मिठाई बना रहा है। इनकी 3 पीढ़ी इस मिठाई को बनाने का काम कर रही है। ये मिठाई उड़द की दाल की मिठाई है जो केवल दिवाली पे ही बनी जाती है। पिछले 50 वर्षों से हमारी ये तीसरी पीढ़ी है जो भाई ये इस मिठाई का कार्यक्रम कर रही है। ये केवल उड़द की दाल के बनते हैं और दिवाली पे विशेष पूजा में अर्पण किए जाते हैं। लक्ष्मी जी की पूजा इसके बिना अधूरी मानी जाती है। भीलवाड़ा में मरके की मिठाई के बिना लक्ष्मी पूजन अधूरा माना जाता है, इसलिए इस मिठाई का दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन में बड़ा महत्व है। शुद्ध देशी घी और उड़द से बनी 100% शुद्ध इस मिठाई को लोग माता लक्ष्मी को चढ़ाते हैं। कहीं ना कहीं जो लक्ष्मी पूजन है वो इस मिठाई के बिना अधूरा है और भीलवाड़ा वासियों को दिवाली का इंतजार रहता है ताकि वो यहाँ पर आएं और केवल दिवाली पे बनने वाली मरके और मुरके की मिठाई का आनंद ले सके। पाटनी परिवार साल भर में एक बार इस मिठाई की दुकान को लगाता है और साल भर इसी कमाई से इनका जीवन पोषण चलता है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। और अपनी फिटनेस को लेकर हमेशा से चर्चाओं में रहने वाले अभिनेता अक्षय कुमार ने आज फिर से सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि गर्मी गर्मी धूप बारिश मेरे लिए सभी दिन फिटनेस दिवस है। कोई बहाना नहीं, कोई समझौता नहीं। यह अविश्वसनीय है कि हमारे देश के कैप्टन हमसे फिटनेस को जीवन का तरीका बनाने और उदाहरण के तौर पर आगे बढ़ने का आग्रह कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की यह बात सुने और अभी लागू करें। आज धनतेरस है और स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं है। शुभ धनतेरस। और इसी के साथ ही प्रदेश हमारा में फिलहाल अभी के लिए इतना ही और आगे देखिए।